हेलो मेरे प्यारे साइंटिस्टों, तो कैसे आप सब? ठीक ठाक, उम्मीद करते हो कि आप सब खैरियत से होंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, व्हेन एवर यू वॉच दिस ब्यूटीफुल लेक्चर। क्या करेंगे इस लेक्चर में? विस्कासिटी से स्टार्ट लेंगे। एक बात बता रहा हूँ, इससे पहले मैंने सरफेस टेंशन का पार्ट 2 डिस्कस किया था। उसका वीडियो थोड़ा ब्लर आ रहा था, क्योंकि वो मैंने असल में जो है मतलब डे में रिकॉर्ड किए थे। तो इस वजह से कमरे में जो है उस तरह लाइट नहीं थी, मतलब क्योंकि बाहर से रोशनी आ रही थी, तो बाहर से भी रोशनी थी, फिर कमरे की रोशनी, तो इस वजह से थोड़ा ब्लर वीडियो आ रहा था। ठीक है। तो खैर, वो ब्लर था लेकिन साउंड का कुछ इशू नहीं था, साउंड क्लियर था। आप उसको सुन ले, उसमें इंतहाई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंतहाई इंपॉर्टेंट जो है एमसीक्यूज इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, कुछ बस कर ले। अब मैं दोबारा इसको नहीं बना सकता क्योंकि वो तकरीबन 1 घंटे का लेक्चर है। अब अगर मैं दोबारा बनाऊंगा यार, डिफ़िकल्टी है। ठीक है, तो उसको सुन ले। इसमें 2-3 एमसीक्यूज ऐसे हैं जिसका कंसेप्ट अगर आप समझें तो आपके लिए मतलब ईजी हो जाएगा वो सरफेस टेंशन का कंसेप्ट। ठीक है। आज के लेक्चर में हम विस्कासिटी से स्टार्ट लेंगे। और देखो, हम विस्कासिटी में क्या करेंगे। विस्कासिटी में मैं आपको बताऊंगा कि विस्कासिटी का जो ये फ्रैक्शनल है, ये किस वजह से एराइज हो रहा है, मतलब रेजिस्टेंट टू फ्लो किस वजह से एराइज हो रहा है। ठीक है। और दूसरा हम बात करेंगे कि विस्कासिटी का जो सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट है, ये सिर्फ किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड नहीं है, इसके अलावा पास्कल सेकंड भी है, लेकिन किस तरह है और ये यूनिट कहाँ से आया है। ठीक है, इसकी भी हम बात करेंगे। ठीक है। सारे कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। तो चले अपने पास हेडिंग डाल दे विस्कासिटी का भी, और पेन निकाल दे और प्यारा सा हेडिंग डाल दे। किसका? विस्कासिटी का। ठीक है, विस्कासिटी। क्या करूँगा? विस्कासिटी। विस्कासिटी किसको कहते हैं? देखो, ये विस्कासिटी का लफ्ज़ जो है असल में इसका मानी है, इसका जो मीनिंग है रेजिस्टेंट। क्या है इसका जो मीनिंग है? रेजिस्टेंस। विस्कासिटी का लफ्ज़ जो है ये इसका मतलब है रेजिस्टेंस। क्या? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इसका मतलब है, मैं आपको समझा रहा हूँ, देखो वेट करें। ठीक है। उर्दू में हम इसको कहते हैं गाढ़ापन। क्या कहते हैं? गाढ़ापन। किसी चीज़ का गाढ़ापन, कि एक चीज़ कितना गाढ़ा है, जितना गाढ़ा है उतना उसका विस्कासिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, विस्कस प्रॉपर्टी ऑफ समथिंग्स आर कॉल्ड विस्कासिटी। मैं ऐसा कहूँगा कि जितना हमारे पास एक चीज़ विस्कस है उतना उसका विस्कासिटी जो है ज़्यादा होगा, उतना इसका विस्कासिटी ज़्यादा होगा। सपोज़ हमारे पास हानि है। क्या है हमारे पास? हानि है। इसी तरह हमारे पास जो है वाटर है। अब देखो, अगर हानि को आप देख ले, जैसे हम शहद कहते हैं। ठीक है, तो आप शहद को देख ले और आप पानी को देख ले, तो मतलब पानी जो फ्लो करता है ये इजीली मतलब फास्ट फ्लो करता है, और आप हानि को देखें तो ये जो है स्लो जो है मूव करता है। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हानि का जो विस्कासिटी है ये ज़्यादा है। क्या है? विस्कासिटी जो है ये ज़्यादा है वाटर के विस्कासिटी से। हानि का विस्कासिटी ज़्यादा है वाटर के विस्कासिटी से। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि सर ये विस्कासिटी क्यों ज़्यादा है हानि का वाटर से? देखो, विस्कासिटी असल में मैं ऐसा लिखता हूँ कि विस्कासिटी हमारे पास होता क्या है, तो मीनिंग के बाद आप डायरेक्ट डिफिनीशन लिखते, द रेजिस्टेंस to flow of a liquid are called, ये हमारे पास क्या होता है? are called viscosity। ये हमारे पास विस्कासिटी होते। देखो, द रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ लिक्विड आर कॉल्ड विस्कासिटी। सर अभी भी समझ में नहीं आया क्या मतलब है? मैं समझा रहा हूँ ना। देखो, असल में ये हमारे पास, चलो मैं लेता हूँ कि हमारे पास लिक्विड है, और ये लिक्विड किसी भी चीज़ का मैंने ले लिया। सपोज़ ये मैंने ले लिया कि हमारे पास एक पाइप है, और इस पाइप में हमारे पास क्या है? एक पाइप में हमारे पास लिक्विड है। चलो वाटर लेते हैं, तो इसमें हमारे पास ये जो वाटर है इसके मॉलिक्यूल इस तरह लेयर्स फॉर्म में होते। ठीक है, इस तरह होते। अब इस तरह ये सब जो है इसमें मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल है। ठीक है,
अब ये भी हमारे पास जो है मालिक्यूल्स है, ठीक है, ये भी हमारे पास जो है मालिक्यूल्स है, इन सब में हमारे पास जो है मालिक्यूल्स एग्जिस्ट करता है। अब देखो इसको अगर आप देखें तो ये लिक्विड का जो मालिक्यूल है ये खामखा इस मालिक्यूल के साथ जो है अटैच होगा, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, जैसे कि आपको पता है। इसी तरह ये मालिक्यूल भी इसके साथ अटैच होगा, ये मालिक्यूल भी इसके साथ अटैच होगा, ये मालिक्यूल भी इसके साथ अटैच होगा, ये मालिक्यूल भी इसके साथ जो है अटैच होगा। अब ये मालिक्यूल जो है आगे फ्लो करता है, ये मालिक्यूल आगे फ्लो करता है, लेकिन ये मालिक्यूल इसको मतलब जो है अटैक करता है, इसकी मोशन को डिस्टर्ब करता है, ठीक है। इसकी मोशन के रास्ते में एक रुकावट बनता है, ये कह रहे हैं, इससे कह रहे हैं कि आप ना जाओ, ठीक है। तो इस रुकावट को जो ये पोर्स की वजह से है, ये पोर्स कौन सा पोर्स है, ये आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर पोर्स है, और इंटरमॉलिक्यूलर पोर्स में कौन सा पोर्स है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये पोर्स जो है वर्क करता है एज अ रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस के तौर पर वर्क करता है। और ये मालिक्यूल तो चाह रहा है कि मैं आगे जाऊं, लेकिन ये मालिक्यूल कह रहा है कि ना भाई तुम नहीं जा सकते, फिर भी जा रहा है, लेकिन ये मालिक्यूल इसके मोशन को डिस्टर्ब करता है ना, रास्ते में रुकावट तो है ना, इस रुकावट को हम विस्कोसिटी कहते हैं, ठीक है। अब इसी तरह ये मालिक्यूल नहीं है, ये सब जो लेयर का मालिक्यूल है, ये सब लेयर का मालिक्यूल, इन सब लेयर के मालिक्यूल पर जो है पोर्स डालते हैं, फ्रैक्शन जैसे हम कहते हैं, ठीक है, इस पर पोर्स डालते हैं, और ये लेयर इस लेयर की जो है फ्लो को रोकते हैं, फ्लो के रास्ते में जो है रुकावट बनते हैं, जैसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, रेजिस्टेंस बनते हैं इसकी तरह। इसी तरह ये लेयर के मालिक्यूल इसके रास्ते में रुकावट बनता है, ये लेयर के मालिक्यूल इसके रास्ते में रुकावट बनता है। सब मालिक्यूल एक दूसरे के रास्ते में रुकावट बनते हैं, और इस रुकावट को हम विस्कोसिटी कहते हैं। तो मैंने ऐसा कि द रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ ए लिक्विड आर कॉल्ड विस्कोसिटी। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास विस्कोसिटी है। अब देखो जितना हमारे पास रेजिस्टेंस ज्यादा उतना हमारे पास विस्कोसिटी ज्यादा होगा। जिस लिक्विड में रेजिस्टेंस ज्यादा उस लिक्विड में विस्कोसिटी ज्यादा होगा, ठीक है। अब हानि में आप देखें तो इस बात का मतलब ये है कि हानि में जो लेयर से, जो मॉलिक्यूल से, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, जिसकी वजह से हानि में रेजिस्टेंस ज्यादा है, जिसकी वजह से हानि का विस्कोसिटी ज्यादा है वाटर के निस्बत, ठीक है। तो एक चीज में जितना रुकावट ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, उतना उसका विस्कोसिटी ज्यादा है, ठीक है। ये बात आपने याद रखना है। अब देखो इसमें एक कंसेप्ट और है, कंसेप्ट ये है कि अगर हमारे पास इसी तरह ये पाइप है, और ये पाइप में मैं किसी भी लिक्विड को लूँ, हमारे पास जो भी लिक्विड है और मैं इसको लेता हूँ, ठीक है। तो अब आपको ये पता तो लग गया कि पाइप में जो ये लिक्विड है ये लेयर स्पाम में होता है, इसी तरह लेयर पाम में होता है, ठीक है, इसी तरह लेयर पाम में होता है। अब ये भी होना याद रखना है कि लेयर्स, एक लेयर्स के मॉलिक्यूल दूसरे लेयर्स के मॉलिक्यूल पर जो है फोर्स डालते हैं, इसको मोशन को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से ये डिफरेंट लेयर जो है डिफरेंट स्पीड ऑफ मोशन में होता है। मैं आपको समझा रहा हूं, वेट करें, ठीक है। देखो अगर आप इस पाइप को देख लेना, इस पाइप को आप देखें तो ये पाइप का सरफेस भी जो है इसी तरह रफ होता है, ठीक है, इसी तरह रफ होते हैं। जैसे कि आप बोलते हो किसी मोबाइल की शॉप पर जाते हो और उससे कह रहे हो कि मुझे रफ ग्लास मेरे मोबाइल पर लगा दे ताकि मैं पबजी जो है इजीली खेल सकता हूँ। तो उसी तरह ये पाइप जो है, इसमें जो भी लिक्विड है, ठीक है, किसी भी लिक्विड का आपने ले लिया, जितना विस्कस ले लिया उतना ये लेयर के दरमियान फोर्सेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। अब ये पाइप का जो लेयर है ये भी रफ है, ठीक है। तो इस रफ की वजह से ये जो जिसके करीब है ये लेयर आप लिक्विड जो ये पाइप के करीब है ये इंतहाई स्लो मोशन में होता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस इस पाइप के रफ होने की वजह से ये रेजिस्टेंस ज्यादा अपर होते हैं। क्या होता है, इसका जो रेजिस्टेंस है
ये मोर है, क्या है, ये ज्यादा है। ज्यादा रेजिस्टेंस की वजह से ये जो लेयर है, ये लेयर मैं इसको नंबर 1 कहूंगा। ये लेयर ये स्लोवेस्ट स्पीड में होता है। क्या किस में होता है, स्लोवेस्ट स्पीड में होता है। अब ये स्लोवेस्ट स्पीड में होता है, इसका इसके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो ये इस लेयर को भी स्लोवेस्ट बनाना चाहता है, लेकिन ये तो जा रहा है, लेकिन रुकावट तो ये लेयर बनता है, तो लिहाजा ये इससे थोड़ा आगे होता है, ठीक है, क्योंकि इसका अपना भी फोर्स है। अब ये लेयर इस लेयर को जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके साथ क्रिएट करते हैं और इसके रास्ते में रुकावट बनते हैं, तो ये भी इससे थोड़ा आगे जाता है, लेकिन इससे नहीं, क्योंकि इसका में जो फोर्स है वो थोड़ा कम होते हैं। इसी तरह ये भी जो है स्लोवेस्ट मोशन में है। और ये जो बीच में जो है, ये जो बीच में जो लेयर है, ये लेयर मैं इसको नंबर 2 कहूंगा। ये सबसे फास्टेस्ट स्पीड में होता है। किस में होते हैं, फास्टेस्ट स्पीड में होते हैं। तो एमसीक्यूज के तौर पर आपने याद रखना है, इफ यू टेक अ लिक्विड इन अ पाइप देन द लेयर नियर टू द पाइप एरिया टू द पाइप सरफेस विल बी इन स्लोवेस्ट मोशन। स्लोवेस्ट मोशन में होता है, एक बात। या इसके अलावा और अगर लिक्विड का विस्कासिटी ज्यादा हो, मतलब आपके पास हानि हो या इससे भी ज्यादा विस्कासिटी वाले लिक्विड हो, तो फिर ये लेयर जो है ये स्लोवेस्ट में नहीं, फिर ये आपके पास दिन ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास स्टेशनरी होगा। क्या होगा, स्टेशनरी, रिमेन स्टेशनरी लेयर होगा, ठीक है। ये आपके पास क्या होगा, स्टेशनरी। एक तो आपने बात याद रखना है कि जो पाइप के सरफेस का जो नियर लेयर है, इसी तरह ये जो नियर लेयर है ये आपके पास स्लोवेस्ट स्पीड में होता है। अगर स्लोवेस्ट स्पीड नहीं है तो आपके पास ये जो है किस में होता है, स्टेशनरी होता है, स्टॉप होता है, इसका वेलोसिटी 0 होता है। अक्सर ऐसा भी आता है, एमसीक्यूज इस तरह आता है कि द वेलोसिटी आप लिक्विड लेयर नियर टू द पाइप सरफेस आर। ऑप्शन ए आपके साथ ऐसा बोलेगा, ऑप्शन ए रिमेन स्टेशनरी, ऑप्शन बी जीरो वेलोसिटी, ऑप्शन सी आपके पास जो है स्लो स्पीड, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो इसमें आपने कौन सा ऑप्शन करना है, ऐसा नहीं करना कि ये स्लो है तो स्लोवेस्ट नहीं, ये आपके पास सबसे स्लोवेस्ट है। स्लोवेस्ट का मतलब ये है कि बाकी लेयर्स के मुकाबले में इसका स्पीड सबसे कम है, ठीक है। अब अगर इसका 2 मीटर पर सेकंड है और इसका 0 है, तो फिर भी ये इनमें से स्लोवेस्ट हो गया, ठीक है। अब इसमें आपने ये करना है कि ये आपके पास रिमेन स्टेशनरी और इसका 0 वेलोसिटी होता है। अगर ये ऑप्शन ना दिया होता तो फिर इस तरह भी आ सकता है कि स्लोवेस्ट की जगह अगर ये ऑप्शन आता कि स्लो की जगह स्लोवेस्ट, आपके पास स्लोवेस्ट स्पीड है इसका, तो फिर आपके पास ऑल ऑफ दीज ये ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। फिर आपके पास इस तरह ही एमसीक्यूज ठीक था, ठीक है। तो कंसेप्ट तो देखना है कि एमसीक्यूज में आपसे क्या मांग रहा है, ठीक है। एमसीक्यूज इस तरह भी आ सकता है, द मिड लेयर ऑफ ए लिक्विड इन पाइप आर फास्टेस्ट स्पीड, ये आपके पास सबसे फास्टेस्ट स्पीड होता है। एमसीक्यूज इस तरह भी आ सकता है, अ लिक्विड हैविंग 11 लेयर्स, the speed of the sixth layer in mid from that are 2 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। देखो मैं आपको एमसीक्यूज दे रहा हूँ, शाबाश आप इनको लिख ले, मैं आपको एमसीक्यूज दे रहा हूँ। मिटा दें, चलो मिटाते। अब देखो एमसीक्यूज आपके पास इस तरह होगा, एमसीक्यूज इन बिलो डायग्राम और डायग्राम आपके पास ये होगा कि ये आपके पास इस तरह ये देगा, इन बिलो डायग्राम
ये बच्चों वाले एमसीक्यूज है, ठीक है, आते तो है। टू मीटर पर सेकंड ए का जो स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड है, ये बी लेयर है, बी लेयर का जो स्पीड है ये आपके पास 3 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। इसी तरह ये भी आपके पास ए, ये आपके पास जो है ए है, ये आपके पास बी है, ये आपके पास स्पीड सी हो गया। इन बिलो डायग्राम द स्पीड ऑफ सी आर, ऑप्शन ए आपके पास ऐसा देगा कि आपके पास है 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी 2 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी 3 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। बच्चों वाले एमसीक्यूज है, लेकिन आप डायग्राम को देखेंगे, स्टेटमेंट को देखेंगे तो आप कहेंगे कि इतना लंबा एमसीक्यूज है, मुझे नहीं आता। नहीं, सिंपल। एक इसका स्पीड जो है सबसे लावेस्ट होगा, इसका 2 मीटर पर सेकंड है, अगर इसके अलावा अगर लेयर होता तो इसका 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड। लेकिन अब लिक्विड का जो पाइप है इसमें तो जाहिर सी बात है पाइप लेयर नहीं होता, लेकिन उसने पाइप लेयर सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की खातिर आपको दिए, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आ सकता है? डेफिनेटली 4 आता है, क्योंकि 2 मीटर पर सेकंड तो इसका, फिर 3 इसका, फिर जो ये है मिड का लेयर है इसका स्पीड सबसे फास्टेस्ट होगा, तो फास्टेस्ट होगा मतलब 2 और 3 से तो ज़्यादा होगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, तो ओनली ये ऑप्शन है ना, तो ये आ सकता है, ठीक है। अब देखो विस्कासिटी, तो आपने ये लिख लिया कि विस्कासिटी हम इसको कहते हैं कि एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो आपके पास विस्कासिटी ज़्यादा, अगर रेजिस्टेंस कम है तो विस्कासिटी कम है। अब इसमें आप लिख लें कि वो कौन से फैक्टर्स है जो कि डिपेंड करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग विस्कासिटी, वो कौन से फैक्टर्स है जो कि विस्कासिटी को अफेक्ट करते हैं, जो कि विस्कासिटी उस पर डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो आता है टेम्परेचर। क्या? टेम्परेचर। टेम्परेचर विस्कासिटी पर डिपेंड करता है। किस तरह? देखो, विस्कासिटी जो है टेम्परेचर के इंक्रीज होने से डिक्रीज होते हैं। विस्कासिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के इंक्रीज होने से विस्कासिटी डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करते हैं? क्योंकि आपको ये बात पता है कि जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो मॉलिक्यूल का मोशन जो है ये ज़्यादा हो जाएगा। जब ज़्यादा हो जाएगा तो जब मॉलिक्यूल का मोशन ज़्यादा होता है उतना उस पर फोर्स नहीं लगा सकता। जिस तरह के आपका के पास एक बेस्ट एग्जांपल है, गैस मॉलिक्यूल में मोशन ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी उसका ज़्यादा है, और लिक्विड में कम है, तो लिक्विड का मॉलिक्यूल एक दूसरे पे फोर्स लगा सकते हैं, लेकिन गैस मॉलिक्यूल उतना फोर्स नहीं लगा सकते जितना तरह के लिक्विड में लगाते हैं, ठीक है। तो जितना मॉलिक्यूल का मोशन इंक्रीज होता है उतना विस्कासिटी उसका डिक्रीज होता है, ठीक है। एमसीक्यूज आपको ऐसा देगा कि आपके पास ये एक लिक्विड है और ये लिक्विड आपके पास लिक्विड है वाटर का। किसका? वाटर का। अब यहाँ पर आपके पास इस तरह एक लिक्विड देगा, ये भी आपके पास लिक्विड है, ठीक है, और ये भी आपके पास किसका है? ये भी आपके पास जो है वाटर का है, ये भी आपके पास वाटर का है। आपको देगा कि ये वाटर जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, या ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, और ये आपके पास 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। तो विस्कासिटी किसका ज़्यादा होगा? तो जिसका टेम्परेचर कम उसका विस्कासिटी ज़्यादा, तो इसका विस्कासिटी ज़्यादा होगा किसके? इसके विस्कासिटी से, ठीक है, इसके विस्कासिटी से ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि जितना टेम्परेचर ज़्यादा उतना मोशन ज़्यादा, मोशन ज़्यादा, फोर्स कम लगेगा, फोर्स कम लगेगा, रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, तो विस्कासिटी कम होगी, ठीक है। इसके अलावा जो आपके पास फैक्टर है वो आपके पास है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में IMF लिखूंगा, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं भाई, IMF इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। विस्कासिटी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ डायरेक्टली रिलेटेड में है साइंटिस्टों। जितना विस्कासिटी ज़्यादा होता है
इस बात का मतलब ये है कि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये है कि सपोज आपके पास ये एक लिक्विड है और ये है वाटर का। मैं बार बार वाटर की एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि ये आपके लाइफ में अवेलेबल है, ठीक है। अब अगर ऐसा लिक्विड का एग्जांपल लो कि आपके लाइफ में अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। ये वाटर है और फिर वही सेम स्पिरिट है, ठीक है। स्पिरिट का मतलब ये कि आपके पास ईथर है, क्या है, ईथर से, ठीक है। अब अगर आप वाटर को देख ले तो वाटर का मॉलिक्यूल इस तरह है, ठीक है। ये आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल है। जब वाटर का मॉलिक्यूल है आप देख ले तो इसमें कौन सा बॉन्ड है साइंटिस्टों, बताओ ना। तो इसमें आपके पास जो है हाइड्रोजन बॉन्ड है, वेरी गुड, शाबाश, हाइड्रोजन बॉन्ड है। स्पिरिट का मॉलिक्यूल है तो स्पिरिट के मॉलिक्यूल में कौन सा बॉन्ड है, ये आपके पास ROR है, तो मतलब हाइड्रोजन ये तो नहीं है। ये इसके साथ मैंने आपको बता दिया था क्या है, डायपोल फोर्सेस है। अब आप मुझे बता दे ये हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांगर है या डायपोल फोर्स स्ट्रांगर है। सर हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांगर है ना, क्या कर रहे हो। हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है ये ज्यादा है, किससे, डायपोल फोर्स के स्ट्रेंथ से। अब ठीक है, चलो मुझे पता चल गया हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है डायपोल फोर्स के स्ट्रेंथ से, ये तो मुझे पता चल गया। अब आप मुझे बता दें कि ये मॉलिक्यूल जो है इस मॉलिक्यूल का साथ जो फोर्स है इस मॉलिक्यूल को रेजिस्टेंस ज्यादा पेश करेगा या ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को रेजिस्टेंस ज्यादा पेश करेगा। अरे सर स्ट्रेंथ ज्यादा है तो ये मॉलिक्यूल रेजिस्टेंस भी ज्यादा पेश करेगा, इस रेजिस्टेंस को तो विस्कोसिटी कहते हैं ना। तो मतलब ये कि वाटर का जो विस्कोसिटी है, अब आ गए ना, वाटर का विस्कोसिटी ज्यादा है किससे, ईथर के विस्कोसिटी से, ईथर के विस्कोसिटी से, ठीक है। अब आपने ये सा क्यों कहा, क्योंकि वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांगर है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी स्ट्रांगर है, IMF स्ट्रांगर है और इसमें IMF वीकर है इसके मुकाबले। और आज सर आपने बताया था कि जितना IMF ज्यादा उतना विस्कोसिटी ज्यादा, तो इस बात का मतलब यह है कि वाटर का विस्कोसिटी ज्यादा है स्पिरिट की विस्कोसिटी। सर मुझे एक्सप्लेन करो हनी और वाटर में क्या होता है। देखो हमारे पास 3 लिक्विड है, इसको भी देख ले, ठीक है। हमारे पास 3 लिक्विड है, एक आपके पास है, ये आपके पास हानि है, क्या है आपके पास, हानि, और ये आपके पास जो है ये आपके पास ग्लाइसरीन है, क्या है आपके पास, ग्लाइसरीन है आपके पास। ये आपके पास जो है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास साइंटिस्ट है वाटर। अब देखो अब हानि का जो मॉलिक्यूल है इस मॉलिक्यूल का भी एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। सर ये तो मुझे नहीं पता, अभी तो पता चल गया ना। ग्लाइसरीन का मॉलिक्यूल के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है साइंटिस्टों, और वाटर के मॉलिक्यूल के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। लेकिन आप अगर हानि को देख ले तो हानि मोर विस्कस है ग्लाइसरीन से। ग्लाइसरीन यार वो जो आप हाथ पाँव पे लगाते हो ना मेडिसिन दुकान में जो मिलते हैं, एक उस्लेन होता है और दूसरा ग्लिसरीन जिसे आप बोलते हैं, ठीक है, वो ग्लिसरीन की मैं बात कर रहा हूँ। तो ग्लाइसरीन जो है गाढ़ा होता है ना वाटर से, तो ग्लाइसरीन का विस्कोसिटी ज्यादा है वाटर से। सर हाइड्रोजन बॉन्ड सब में सेम है, फिर क्यों, एक बात है और वो मैंने आपको बता दिया था, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें आप देखें तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है, क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है इसके नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब मुझे पता नहीं कि एग्जैक्टली कितना है लेकिन ज्यादा है, ठीक है, वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड से इसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब जितना हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा तो मतलब ये कि उतना रेजिस्टेंस भी ज्यादा पेश करेगा, लिहाजा हानि का जो विस्कोसिटी है ये ज्यादा है ग्लाइसरीन के विस्कोसिटी से। ग्लाइसरीन का विस्कोसिटी ज्यादा है वाटर के विस्कोसिटी से। ये आपने याद रखना है, अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं कि हानि और ग्लाइसरीन और इसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, तो आप कहेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर आपसे को कहेगा कि क्यों हानि का विस्कोसिटी ज़्यादा है ग्लाइसरीन से, ग्लाइसरीन का ज़्यादा है वाटर से। तो आपने बोलना है कि ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पर, जितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा उतना विस्कोसिटी ज़्यादा, ज़्यादा छेड़छाड़ ना करे बस, ठीक है। शाबाश, इनको लिख ले, इन पर थोड़ा और कंसेप्ट भी करते हैं। लिख लिया, मिटा दे, चलो मिटाते हैं।
अब इसके बाद जो तीसरा फैक्टर आता है वो होता है साइज ऑफ मॉलिक्यूल। साइज ऑफ मॉलिक्यूल, साइज ऑफ मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा है उतना वो रेजिस्टेंस ज़्यादा पेश करेगा, ठीक है, तो उसका विस्कोसिटी भी ज़्यादा होगा। तो अपने पास लिख ले कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल जो है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। जितना साइज ज़्यादा उतना आपके पास जो है विस्कोसिटी ज़्यादा होगा, जितना साइज आपके पास कम है उतना विस्कोसिटी कम होगा। सिंपल सी बात है। कैसे? देखो, आपके पास एक लिक्विड है, ये आपके पास एक लिक्विड है और इसमें आपके पास मॉलिक्यूल इतने हैं, ठीक है, इसमें मॉलिक्यूल इतने हैं। अब ये मॉलिक्यूल अगर मूव करेगा तो ये मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को ज़्यादा जो रेजिस्टेंस है पेश करेगा, ठीक है। अब इसमें आपने ये भी पढ़ा है कि आपके पास जो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस है ये भी साइज को डायरेक्टली रिलेशन में है ना, तो साइज ज़्यादा लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस भी ज़्यादा होता है। ये भी असल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में आता है, लेकिन आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, और इसकी वजह से विस्कोसिटी जो है ये भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है और फिर दूसरे का अगर आप ले लें तो इसमें इतना इतना मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें यार तो ये तो मतलब इतना रेजिस्टेंस नहीं पेश करेगा, डायरेक्ट निकल जाएगा, तो इसका विस्कोसिटी जो है ज़्यादा है। किसके लिहाज से? इसके विस्कोसिटी से, ठीक है। तो साइज पर भी डिपेंड करता है, जितना आपके पास विस्कोसिटी ज़्यादा उतना साइज आपके पास ज़्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा आपके पास फोर जो फैक्टर है ये डिपेंड करता है शेप ऑफ मॉलिक्यूल पर। किस पर? शेप ऑफ मॉलिक्यूल पर। शेप ऑफ मॉलिक्यूल आपके पास जो शेप होता है, एक आपके पास होता है इर्रेगुलर शेप होता है। क्या होता है? इर्रेगुलर शेप होता है, और दूसरा आपके पास जो है रेगुलर शेप होता है। रेगुलर शेप मॉलिक्यूल, एक इर्रेगुलर शेप मॉलिक्यूल, दूसरा आपके पास रेगुलर शेप मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब देखो, जो आपके पास इर्रेगुलर है, ये इर्रेगुलर शेप मॉलिक्यूल ये मोर विस्कोसिटी आकर करेगा, मोर विस्कस, इसका लिक्विड भी मोर विस्कस होगा। ये रेगुलर शेप मॉलिक्यूल ये आकर करेगा लेस विस्कोसिटी, या इसका लिक्विड लेस विस्कस होगा, ठीक है। इसका विस्कोसिटी कम होगा, इसका विस्कोसिटी ज़्यादा होगा। ये चार फैक्टर्स है, ये चार आपने याद करना है। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर डिपेंड करता है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल पर भी डिपेंड करते हैं साइंटिस्ट। तो ये चार आपने याद रखने हैं, ठीक है। अब देखो, अब इसमें अगर मैं एमसीक्यूज कर लो कि आपके पास लिक्विड है, अगर मैं 2 डायग्राम दो, साइज बड़ा बना लो, छोटा बना लो, फिर आपसे कहो कि ए कंटेनर का विस्कोसिटी ज़्यादा है या बी का, तो बच्चों वाले एमसीक्यूज है, ठीक है, मैंने ऑलरेडी कर लिए है, ठीक है। इसके अलावा अक्सर एमसीक्यूज आते हैं यूनिट पर। यूनिट पर एमसीक्यूज आते हैं। सपोज मैं आपको एमसीक्यूज दो कि द यूनिट, द एसआई unit of viscosity, the SI unit of viscosity is, ये आपके पास क्या है? ऑप्शन ए आपके पास है किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड, ये है। ऑप्शन बी पास्कल सेकंड है आपके पास। ऑप्शन सी ये बोथ है आपके पास। ऑप्शन डी पोइज है आपके पास। तो कौन है आपके पास इसका यूनिट? तो यहाँ पर मुझे पता है आप कहेंगे कि इसमें किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड आता है, लेकिन नहीं, इसमें बहुत आते हैं, पास्कल पर से, पास्कल इंटू सेकंड भी आता है, पायूस भी है, लेकिन पायूस एक डिफरेंट यूनिट है। मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, मैं हूँ ना, ठीक है। अब देखो, यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये यूनिट असल में विस्कोसिटी से आया कहाँ से है? मतलब कुछ फार्मूला होना चाहिए ना, तब यूनिट आएगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये फार्मूला कहाँ से आया? सर मुझे तो केमिस्ट्री बुक में विस्कोसिटी का फार्मूला ही नहीं मिलता, और न मैंने देखा है
इसके लिए आप जाएंगे फिजिक्स बुक पर, फर्स्ट ईयर का बुक ले फिजिक्स का, इसमें चैप्टर नंबर 6 आप देख ले, फ्लूइड्स डायनामिक जो है चैप्टर है, और फिर इसमें ड्रैगिंग फोर्स का कंसेप्ट आता है। तो उसमें आपके पास इसका रिलेशन फार्मूला आपको मिलेगा और फिर इससे ही आप यूनिट निकाल सकते हो। अरे सर मैं अब जाऊंगा, आप लिख लेना फार्मूला, मैं लिखता हूँ। ठीक है ठीक है, मैं लिख रहा हूँ। देखो आपने फर्स्ट ईयर जो फिजिक्स है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, फिजिक्स है, इसका चैप्टर नंबर 6 है, 06 है, और इसका नाम है फ्लूइड डायनामिक। फ्लूइड डायनामिक, मैं सिर्फ आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर रहा। फ्लूइड डायनामिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स इसका नाम है। ठीक है, और इसमें आपके पास जो है ड्रैगिंग फोर्स, टॉपिक आपके पास है ड्रैगिंग फोर्स। ड्रैगिंग फोर्स इसको बोलते हैं कि एक चीज़ किसी विस्कस मीडियम में सफ़र कर रहा है, किसी फ्लूइड में सफ़र कर रहा है, तो इस पर एक अपोजिट फोर्स लगता है। ठीक है, मतलब वो फ्लूइड आपके पास विस्कस होता है, तो उस विस्कासिटी की वजह से उस पर अपोजिट फोर्स लगता है। अब ये फोर्स ज़्यादा होगा जब उस बॉडी का रेडियस ज़्यादा होगा, उसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा, तो ये ज़्यादा होगा। कंप्लीट एक्सप्लेन करो? ठीक है, एक्सप्लेन करता हूँ, इसको मिटा दें। हमारे पास ये आपके पास जो है एक पैराशूटर जो है आ रहा है, नीचे जो है एक बंदा जहाज से छलांग मारता है, पैराशूट के ज़रिए वो नीचे आ रहा है। ठीक है, ये बंदा खुशी खुशी से आ रहा है। अब ये जैसा ही नीचे आ रहा है, तो जैसा आपने देखा है कि जब कोई नीचे आता है तो ये हवा उस पर अपोजिट फोर्स लगाता है कि आप नीचे ना आओ ना आओ, मतलब फोर्स लगाता है। या आप किसी गाड़ी में जा रहे हो, आप उनसे इसी तरह सर बाहर कर ले, तो फिर आपको पता चलेगा ये हवा आपका मुंह मारेगा। ठीक है, मतलब ये आप पर अपोजिट फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो इस फोर्स को हम कहते हैं कि इस पर जो है अपोजिट में फोर्स लगता है, और ये असल में ड्रैगिंग फोर्स है। ठीक है, अब ये फोर्स इस पर ज्यादा होगा, इस बंदे पर ये फोर्स ज्यादा होगा अगर इस बंदे का जो है आपके पास साइज ज्यादा है। ठीक है, इस पर फोर्स ज्यादा लगेगा। अब ये ड्रैगिंग फोर्स का जो कंसेप्ट, जो फार्मूला आया है फिजिक्स में आपके बुक में, ये आया है एक स्फेरिकल बॉडी से। अगर आपके पास ये एक स्फेरिकल बॉडी है और ये स्फेरिकल बॉडी जो है किसी एयर में या किसी भी विस्कस फ्लूइड में जो है नीचे आ रहा है, तो इस पर फोर्स लगता है। ठीक है, इस बात का मतलब ये है कि किसी चीज आप वाटर में फेंकते हो तो उस पर ऊपर की तरह फोर्स लगता है। ठीक है, तो उस फोर्स को कहते हैं कि ये आपके पास ड्रैगिंग फोर्स है। क्या है? ड्रैगिंग फोर्स है। और इस फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं एफ डी से। किससे? एफ डी से। अब ये एफ डी ड्रैगिंग फोर्स कितना ज्यादा होगा? अगर स्फेरिकल बॉडी का साइज ज्यादा है तो इस पर ज्यादा लगेगा, जाहिर सी बात है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं, एफ डी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, का मतलब ये है रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉडी। ठीक है, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉडी। अब ये ड्रैगिंग फोर्स इस पर ज्यादा लगेगा अगर उस बॉडी का आपके पास जो है स्पीड ज्यादा है। जितना स्पीड इंक्रीज करता है उतना उस बॉडी पर ऊपर की तरफ फोर्स ज्यादा लगेगा। तो मतलब ये कि ये इसके वेलोसिटी स्पीड पर भी डिपेंड करते हैं, इसको हम वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, वेलोसिटी पर भी डिपेंड करते हैं, वेलोसिटी असल में स्पीड नहीं है। ठीक है, इस पर भी डिपेंड करते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंबाइन कर लूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि आपके दूसरी बात, इसके अलावा ये ड्रैगिंग फोर्स डिपेंड आल्सो करता है लिक्विड के कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर, कि इस लिक्विड में मॉलिक्यूल कितना एक दूसरे पर फोर्स लगाता है। ठीक है, तो ये ईटा पर भी डिपेंड करता है। ये ईटा मतलब एक लिक्विड का विस्कोसिटी है, उस पर भी डिपेंड करता है। अगर इन तीनों इक्वेशन को मैं कंबाइन कर लूं
तो ये आ रहा है, इन सब से मैंने लिया एफ डी, मैंने ले लिया, ये आपके पास एफ डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके पास ईटा हो गया, आपके पास आर हो गया, आपके पास वी हो गया। मतलब ये ईटा, ये वी और ये आपके पास आर हो गया। ठीक है, तीनों मैंने ले लिया। अब अगर इस निशान को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ तो एफ डी इज इक्वल टू आपके पास कांस्टेंट लगेगा, और वो कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर 6 पाई, या मैं ऐसा लिखूंगा, चलो के है आपके पास, और के ईटा और आर और वी, ये आ गया। अब ये के यहाँ पर जो है बराबर है 6 पाई के, किसके बराबर है? 6 पाई के। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एफ डी इज इक्वल टू द 6 पाई ईटा आर वी। ये आपके पास फार्मूला है, ठीक है, जिसकी मैं बात कर रहा था। ये आपके पास फार्मूला है, ये फार्मूला आपके पास आ गया। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आया तो कोई कुछ बात नहीं, ठीक है, ये आपके पास बुक में नहीं है, ठीक है, मैं सिर्फ इसके लिए कर रहा था। बस यहाँ पर लिख ले कि ड्रैगिंग फोर्स एफ इज इक्वल टू द 6 पाई ईटा आर वी, ये है आपके पास। अब इसमें ये जो विस्कासिटी है, मैं तो इसका यूनिट मालूम करना चाहता हूँ ना, तो ईटा इज इक्वल टू एफ बाई 6 पाई, और ये आपके पास आर और वी हो गया। अब 6 पाई जो है आपके पास क्या है, ये तो कांस्टेंट है, इसके तो यूनिट नहीं होता, तो मैंने काट लिया, ठीक है। तो ईटा इज इक्वल टू द एफ डिवाइड बाई आर एंड टू वी, ये है। अब आपने न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ा है कि एफ इज इक्वल टू एम ए के बराबर होता है, एम ए डिवाइड बाई आर एंड टू वी, ये हो गया, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखो इसको मैं कहाँ पे कर लो यार, मैं इसको मिटाना चाहता हूँ, ठीक है, मिटा दे, चलो मिटाता हूँ, क्योंकि ये कंसेप्ट मतलब आपके लिए ज़रूरी नहीं है, ये फिजिक्स में काम आते हैं, ठीक है, और शायद आपने फिजिक्स में पढ़ा भी है। तो यहाँ पर ईटा इज इक्वल टू एम ए डिवाइड बाई आर एंड टू वी। अब आपके पास मास का यूनिट किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन का यूनिट आपके पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ पर डिवीजन और फिर ये रेडियस है, तो मतलब लेंथ है, तो इसका यूनिट मीटर मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। इसको अब इस तरह करते हैं, ईटा इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर हो गया, ठीक, किलोग्राम मीटर, ये सेकंड नीचे आ गया, मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर मल्टीप्लाइड बाय ये सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड। ट्रिपल डिवीजन तो डायरेक्ट ऊपर जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट इस यहाँ पर लिख लिया, ये मिटा दिया, ठीक है। अब देखो 1 मीटर के साथ गया, 1 सेकंड के साथ गया, तो ईटा इज इक्वल टू किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। ये आपके पास जो है SI यूनिट ऑफ विस्कोसिटी है। सर मैंने तो बताया था कि ये आता है, अरे देखो ये आपके पास SI यूनिट ऑफ विस्कोसिटी है। इसके अलावा देखो, अलावा आपके पास ये है, ईटा इज इक्वल टू, ये तो है ना, एफ डिवाइड बाई आर और वी, ये है आपके पास। देखो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपके पास क्या है, मीटर पर सेकंड है, मतलब इसमें मीटर है। ये इस तरह मैं लिख सकता हूँ ना कि ईटा इज इक्वल टू फोर्स है आपके पास डिवाइड बाय आपके पास एक लेंथ हो गया, रेडियस मतलब लेंथ, ठीक है, या चलो रेडियस मैं लेंथ लिखता हूँ, एक लेंथ हो गया, मल्टीप्लाइड बाय एक लेंथ, इसमें जो डिस्टेंस है लेंथ, और पर टाइम ट्रिपल डिवीजन तो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इनटू टाइम। अब देखो यहाँ पर मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ईटा इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मीटर स्क्वायर, किसका यूनिट, ये आपके पास एरिया का, तो F डिवाइड बाय ए मैं लिख सकता हूँ, और ये T हो गया। अब देखो यहाँ पर F डिवाइड बाय ए को आप बोलते हो प्रेशर, क्या बोलते हो, प्रेशर। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ
कि प्रेशर आपके एटा इज इक्वल टू द पी टी, ये हो गया। अब ये P आपके पास क्या है, ये P आपके पास प्रेशर है और प्रेशर का यूनिट है पास्कल, ठीक है, क्या है आपके पास पास्कल। तो ईटा इज इक्वल टू पास्कल इनटू सेकंड, ये तो ये भी आपके पास SI यूनिट है। क्या है आपके पास SI यूनिट है, आपके पास क्या है आपके पास SI, तो पास्कल सेकंड भी आपके पास SI यूनिट है। इसके अलावा एक यूनिट ही भी बनता है, ईटा इज इक्वल टू फोर्स का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड, ये भी आपके पास SI यूनिट है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड, ये भी आपके पास SI यूनिट है। तो ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा ये भी याद रखना है, ये सब आपके पास SI यूनिट है। अगर ड्रैगिंग फोर्स फार्मूला याद करते हो या नहीं, लेकिन ये तो याद करना ही पड़ेगा, ठीक है, ये याद करना पड़ेगा। अब देखो इसके अलावा एक और यूनिट है जिसे हम पॉइस बोलते हैं, ये जो मैंने आपको दिए है। बाज़ दफ़ा ये भी आते हैं कि द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी आर, तो विस्कोसिटी का यूनिट फिर ये भी है लेकिन SI नहीं है यार। यहाँ पर क्वेश्चन की द SI यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज, तो फिर ये ऑप्शन ठीक है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन करे द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी आर, तो फिर पॉइस भी आता है, ठीक है। इस पॉइस को थोड़ा समझते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है। शाबाश, इनको लिख लें, मिटा दें, चलो मिटाता हूं। अब देखो हमारे पास पॉइस है, पॉइस हमारे पास यूनिट है, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का यूनिट है, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इन CGS सिस्टम, CGS सिस्टम में हमारे पास यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, देखो मुझे फिजिक्स भी आता है, ठीक है। आपके पास फिजिक्स में आपने तीन जो है स्केल पढ़ा है, मतलब आपके पास तीन यूनिट ऑफ सिस्टम पढ़ी है। एक आपके पास FPS सिस्टम है, दूसरा आपके पास जो है MKS सिस्टम है, और तीसरे आपके पास CGS सिस्टम है, ठीक है। सर मैंने तो SI सिस्टम भी बोला है। SI सिस्टम जो है आपके पास मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ MKS सिस्टम है, ठीक है। तो आपके पास ये तीन सिस्टम है, CGS सिस्टम, FES सिस्टम, और तीसरा आपके पास SI सिस्टम या MKS सिस्टम भी आपको बोल सकते हैं, ठीक है। ये तीन सिस्टम है आपके पास। अब देखो CGS सिस्टम में आपके पास जो विस्कोसिटी का यूनिट इस्तेमाल होते हैं वो आपके पास पॉइस है। क्या है आपके पास? पॉइस है। और एक पॉइस आपके पास बराबर है, एक पॉइस बराबर है 10⁻⁻1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड का। इसके बराबर है, किसके बराबर है? 10⁻⁻1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड के बराबर है। इसका 1 पॉइस बराबर है। इस तरह मैं भी लिख सकता हूं कि 1 पॉइस इज इक्वल टू 0.1 kg पर मीटर पर सेकंड। ऐसा नहीं कि कल ये आ जाए और आप कहे कि सर ने तो 0.5 ने 0.1 नहीं लिखा, ये भी इसका सेम मतलब है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक MCQs आपने याद रखना है। MCQs आपके पास ये है, the viscosity of water at 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 आपके पास ये है ऑप्शन ए 1 पॉइस, ऑप्शन बी आपके पास 10 पॉइस, ऑप्शन सी 1 सेंटी पॉइस, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। अरे सर आपके MCQs में ए एंड बी आते हैं तो ये है नहीं, ये नहीं है, इसमें 1 सेंटी पॉइस आते हैं। वाटर का जो विस्कोसिटी है ये क्या है? ये 1 सेंटी पॉइस है। 1 सेंटी पॉइस का क्या मतलब? देखो वाटर का विस्कोसिटी क्या है? वाटर का विस्कोसिटी आपके पास जो है 1 सेंटी
पॉइस है, 170 पॉइस है। लेकिन यहां पर ये एक बात नोट करो कि ये विस्कासिटी आपके पास क्या है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्या है? एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये विस्कासिटी है। अगर एमसीक्यूज इस तरह आ जाए, द विस्कासिटी ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड आर मोर देन 170 पॉइस, 170 पॉइस से ज्यादा होता है। The viscosity of water at 10 डिग्री सेंटीग्रेड आर लेस देन 170 पॉइस। आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा, लेकिन इस तरह दे सकता है कि 170 पॉइस से लेस या ज्यादा, क्योंकि आपको जज करते हैं कि इसका कंसेप्ट क्लियर है या नहीं। ठीक है ना? अब देखो 170 पॉइस है, तो इस पर कुछ बात करते हैं। ठीक है, देखो हमारे पास 170 पॉइस है, 170 पॉइस, तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास सेंटीमीटर है, तो 10 पावर माइनस 2 पॉइस है। क्या है? 10 पावर माइनस 2 पॉइस है। इस तरह मैं लिख सकता हूं ना। ठीक है, सेंटी बराबर है 10 पावर माइनस 2 के, आपने प्रीफिक्स में पढ़ा है। ठीक है, अब 1 सेंटी पॉइस मैं इस तरह लिख सकता हूं कि इज इक्वल टू द 10 पावर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 पॉइस, क्योंकि इससे अगेन ये 10 पावर माइनस 2 पॉइस तो आते हैं ना। ठीक है, अब एक पॉइस का वैल्यू क्या है? एक पॉइस का वैल्यू 0.1 kg पर मीटर पर सेकंड है, पर सेकंड है। ठीक है, इसको पर सेकंड कर दें, तो 1 पॉइस इज इक्वल टू द 10 पावर माइनस 1 kg पर मीटर पर सेकंड। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 1 सेंटी पॉइस इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस 1 kg पर मीटर पर सेकंड। इस तरह मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल मैं लिख सकता हूं। तो 1 सेंटी पॉइस इज इक्वल टू द 10 पावर माइनस 3, माइनस 1 और माइनस 2, माइनस 3 kg पर मीटर पर सेकंड। ये हो गया ना? ठीक है, 10 पावर माइनस 3 kg पर मीटर पर सेकंड। अब देखो ये किलो जो है प्रीफिक्स है, और ये बराबर है 10 पावर प्लस 3 का, तो 1 सेंटी पॉइस इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर प्लस 3 ग्राम अपनी जगह पर मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखो यहां पर आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 सेंटी पॉइस इज इक्वल टू, ये एक दूसरे के साथ कैंसिल, तो 1 ग्राम पर मीटर पर सेकंड। ये मैं असल में करना चाह रहा था। तो विस्कासिटी ऑफ वाटर आर 1 सेंटी पॉइस, विस्कासिटी ऑफ वाटर आर, एमसीक्यूज कहां पे है? एमसीक्यूज यहां पे, द विस्कासिटी ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड आर 1 सेंटी पॉइस। अगर इस तरह आ जाए, ऑप्शन ए में आपको दे कि 1 ग्राम है आपके पास, 1 ग्राम पर मीटर पर सेकंड, तो फिर ये भी ठीक है और सी भी ठीक है, बोथ ए एंड सी, फिर ये ऑप्शन आपके पास आता है। इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से, क्या है? इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से आते ही विस्कासिटी ऑफ वाटर आर 1 ग्राम पर मीटर पर सेकंड, विस्कासिटी ऑफ वाटर आर 1 सेंटी पॉइस, बोथ ए एंड सी ठीक है, अगर ये दोनों ऑप्शन होता था। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपने समझना है कि यूनिट विस्कासिटी क्या है, किस पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड नहीं करता। यहां तक समझ में आए? बोलो समझ में आए? इसमें कुछ भी नहीं है विस्कासिटी में, सिंपल सी बात है। जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा उसका विस्कोसिटी ज्यादा, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम उसका विस्कोसिटी कम, जिसका साइज ज्यादा उसका विस्कोसिटी ज्यादा, जिसका शेप इर्रेगुलर उसका विस्कोसिटी ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है। ये कंसेप्ट समझ में आया? बोलो समझ में आए? अब देखो ये तो हमारे पास जो है विस्कोसिटी है वाटर का।
अब किसी और लिक्विड का विस्कोसिटी मुझे कैसे पता चलेगा, मैं किस तरह नाप लूँगा, ठीक है। तो ये एक मेथड है, आपके बुक में नहीं है, लेकिन फिर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पास नोट करें कि वो मेथड को हम कैसे करेंगे और कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है और किस तरह किसी और लिक्विड का विस्कोसिटी मैं पॉइंट करूँगा, ठीक है। ये अपने नोट करना है। तो हमारे पास ये मेथड्स जो है, मेथड्स टू मेजर कि मैं मेजर करूँ, मेजर विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड, एक लिक्विड का विस्कोसिटी आप नाप करेंगे। तो सबसे पहले एमसीक्यूज तो आपने याद ये रखना है कि विस्कोसिटी और मेजर, विस्कोसिटी में मेजर करता हूँ, विस्कोसिटी मेजर बाय ऑस्टवर्ड, हमारे पास ऑस्टवर्ड है और विस्कोमीटर है, ऑस्टवर्ड विस्कोमीटर, ऑस्टवर्ड विस्कोमीटर के थ्रू मैं एक लिक्विड का विस्कोसिटी नाप करता हूँ। कैसे? ये हमारे पास इस तरह एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इस तरह एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ये इस तरह, फिर इस तरह, फिर यहाँ पर इसी तरह एक ओब्लॉन्ग शेप होता है और फिर इसके बाद इस तरह ये होता है, फिर इसके बाद इस तरह ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये और ये होता है, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास जो है, इसी तरह ये एक इंस्ट्रूमेंट हमारे पास होता है। करते हम क्या है, करते इस तरह है कि इसमें हम एक लिक्विड डालते हैं, क्या डालते हैं, एक लिक्विड डालते हैं, किसी भी लिक्विड हमारे पास है इसको डालते हैं, मतलब हानी है, शात है, जो भी है, ठीक है, इसको डालते हैं, इसमें डालते हैं, फिर देखते हैं कि ये कितने टाइम में यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। इसका टाइम जो है हम नापते। अब हमने हानी डाल दिया, हमने मिल्क डाल दिया, किसी भी चीज़ को हमने डाल दिया, तो इसका तो विस्कोसिटी मतलब जो है, इसका सॉरी डेंसिटी तो है हमें पता है, तो डेंसिटी पता है और टाइम भी पता हो गया। अब हम फार्मूला इस्तेमाल करते हो, फार्मूला हमारे पास ये है, फार्मूला, वो फार्मूला हमारे पास ये है, ईटा डिवाइड बाय ईटा इज इक्वल टू द डी टी डिवाइड बाय डी टी। सबसे पहले आपने ये लिखना है, ठीक है। फिर इसके बाद ये ईटा ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड आपने लिया है, डी ऑफ लिक्विड, टाइम ऑफ लिक्विड, और इसको कंपेयर करना है वाटर के साथ, ईटा ऑफ वाटर, डी ऑफ वाटर, टी ऑफ वाटर, इसके साथ कंपेयर करना है। फिर इसमें वैल्यूज पुट करना है कि ये ईटा ऑफ एल, ये तो आप फाइंड करेंगे ना, ये तो आपके पास नामालूम है, ये आपके पास क्या है, नामालूम है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड तो आपको पता है, जो लिक्विड आपने लिया है उसका डेंसिटी पता है, टाइम कितना उसने कवर किया वो टाइम आप ले, डेंसिटी ऑफ वाटर भी आपको पता है और टाइम ट्रेवल ऑफ वाटर, ये फिर इसमें वाटर डालेंगे, ठीक है, उसका टाइम आप नोट करेंगे। तो टाइम ऑफ वाटर ये आपको सब मालूम है, तो और ईटा ऑफ वाटर ये भी ऑलरेडी आपके पास मालूम है, 170 पॉइंट्स है, तो ये ना मालूम है, तो ईटा ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू, इसको इसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना, तो इज इक्वल टू डी ऑफ एल, टी ऑफ एल डिवाइड बाय डी ऑफ डब्ल्यू इनटू टी ऑफ डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाय ईटा ऑफ वाटर। इसके थ्रू आप मालूम कर सकते हैं, ये आपको एज एमसीक्यूज के तौर पर ये फार्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है। बुक में नहीं है लेकिन इनडिकेट एमसीक्यूज में अक्सर आते हैं, तो अगर आपको याद है तो बेहतर है, याद ना करना तो फिर भी आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये अक्सर एमसीक्यूज में आते हैं, ठीक है, ये बात आपको याद हो गए। तो विस्कोसिटी किस इंस्ट्रूमेंट के मैं नाप कर सकता हूँ, किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, ऑस्टवर्ड विस्कोमीटर के थ्रू। ऑस्टवर्ड विस्कोमीटर हमारे पास इस तरह एक शेप होता है, इसमें मैं एक लिक्विड को डालता हूँ और इसका टाइम नोट करता हूँ, फिर मैं वाटर डालता हूँ, इसका टाइम नोट करता हूँ, दोनों का डेंसिटी टाइम मुझे पता है, डेंसिटी पता है, तो इसके थ्रू मैं ये नाप सकता हूँ, ठीक है। इजी है, कुछ भी इसमें नहीं। इसमें थोड़ा कंसेप्ट ये है, देखो अगर विस्कोसिटी मेरे पास ज़्यादा है, चलो मैं आपको कर रहा हूँ, इसको नोट कर ले, शाबाश, नोट कर लिया, मिटा दें, चलो मिटाते। तो कुछ एमसीक्यूज करते हैं इस पर कि विस्कोसिटी हमारे पास किन लिक्विड का ज़्यादा होगा, अक्सर आते हैं मिल्क का ज़्यादा होगा,
या हमारे पास वाटर का ज़्यादा होगा, और या एमसीक्यूज़ और भी आते हैं, तो इसका थोड़ा कंसेप्ट करते, आपको आते भी है लेकिन फिर भी थोड़ा करते, ठीक है। यो बंगले में मात कुस दुनिया होरा नाश्वास्ता दुपट्टा जमा बबर बबर ब्रीतू नाउ यो बंगले में मात को टू टू। अब देखो एमसीक्यूज अपने पास लिख के शाबाश, एमसीक्यूज अपने पास है। द लिक्विड द विच वन, इस तरह मैं लिखूंगा, विच वन लिक्विड have less विस्कासिटी, किन लिक्विड का जो है विस्कासिटी कम होगा। ऑप्शन ए आपके पास मिल्क का जो है सबसे कम होगा, फिर इसके बाद ऑप्शन बी वाटर का कम होगा, फिर इसके बाद जो है हनी का कम होगा, फिर इसके बाद जो है स्पिरिट का जो है कम होगा। किसका कम होगा? शाबाश। देखो अक्सर ये एमसीक्यूज आते हैं तो ये अपने याद रखना है। इसमें किसका कम है? देखो स्पिरिट का कम है। सबसे पहले जो स्पिरिट है इसका विस्कासिटी जो है कम है, किससे? वाटर से, मिल्क से नहीं, वाटर से। फिर इसके बाद ये इसका विस्कासिटी जो है लेस है मिल्क से। फिर मिल्क का विस्कासिटी इसमें तो नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, विस्कासिटी लेस है किससे? विस्कासिटी लेस से ग्लाइसरीन से। किससे? ग्लाइसरीन से। ग्लाइसरीन का लेस है किससे? हनी से। ये लिक्विड आपने याद करना है, ठीक है, इसका विस्कासिटी से। ये स्पिरिट, वाटर, मिल्क, ग्लाइसरीन और हनी, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और ये अक्सर आते हैं। देखो यहां पर आप देखें तो वाटर है आपके पास और इस यहां पर मिल्क है, ठीक है। तो वाटर और मिल्क है, तो अगर ऐसा आ जाए कि विच वन हैव कंपेरेबल विस्कासिटी, विस्कासिटी मतलब कंपेरेबल हो, मतलब सेम जैसे हो, तो वाटर और मिल्क का एक जैसा तो कंप्लीट नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत सेम टू सेम है, ठीक है। नोट कर ले, चलो। वाटर मिल्क का जो विस्कासिटी है अपने पास लिख के, मिल्क विस्कासिटी आर 1.3 to 1.7 टाइम greater than the viscosity of water। वाटर के विस्कासिटी के मुताबिक मिल्क का विस्कासिटी 1.3 से 1.7 टाइम ग्रेटर होता है। इस बात का मतलब ये कि या तो 1.3 टाइम ग्रेटर है या 1.5 टाइम ग्रेटर है या 1.7 टाइम ग्रेटर है। सर एग्जैक्ट वैल्यू बताओ ना। अरे भाई कुछ दूध आपके पास जो है मतलब फीका होता है, हल्का होता है, कुछ आपके पास जो है गाढ़ा होता है। अब यही तो मुझे पता नहीं, ये तो गुजर पर डिपेंड करता है कितना पानी इसमें डालता है, ठीक है, तो मतलब मुझे पता नहीं, ठीक है, लेकिन 1.3 से 1.7 है, मिल्क पर डिपेंड करता है कि इसमें आपने कौन सा मिल्क इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, मतलब आपने जो है भैंस वाला दूध इस्तेमाल किया या गाँव वाला दूध इस्तेमाल किया या जो है बकरी वाला दूध इस्तेमाल करें, तो हर एक में कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल डिफिकल्ट होता है, डिफरेंट होता है, सर डिफिकल्ट नहीं, डिफरेंट होता है, तो इस वजह से विस्कासिटी डिफरेंट होता है। अब देखो एक और बात आपको बता रहा हूँ कि विस्कासिटी हमारे पास है, तो क्या विस्कासिटी एक लिक्विड का मैं इंक्रीज कर सकता हूं या डिक्रीज कर सकता हूं? बिल्कुल आप कर सकते हैं यार। कैसे? देखो आप ऐसा करें कि वाटर में आप आटा डाल दे तो फिर वो आपके पास जो है गाढ़ा बन जाएगा, तो विस्कासिटी आपने इंक्रीज कर दिया, ठीक है। अब डिक्रीज में कैसे करूंगा? सिंपल सी बात है, आपके पास शहद है, शहद को टेम्परेचर दो, टेम्परेचर दोगे तो आपके पास विस्कासिटी डिक्रीज हो गया। तो आप किसी लिक्विड का विस्कासिटी इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो। सर टेम्परेचर के अलावा मैं किसी लिक्विड का विस्कासिटी डिक्रीज करता हूं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। किस तरह? देखो आपके पास वाटर है, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास वाटर है और इस वाटर में आपने डाल दिया
डिटर्जेंट्स, डिटर्जेंट्स तो आप जानते हो ना, डिटर्जेंट्स बोलते हैं सोप को। सोप मतलब सर्फ भी हम इसको कहते हैं, सर्फ भी हो सकता है, सोप भी हो सकता है, साबुन भी हो सकता है। इसमें आपने ये डाल दिया। अब ये बात मैंने आपको बता दिए थे कि आपके पास ये जो डिटर्जेंट्स है, डिटर्जेंट्स लोअर द सरफेस टेंशन, ये सरफेस टेंशन को भी लोअर करता है, लोअर द सरफेस टेंशन बाय ब्रेकिंग, ये ब्रेक करता है बाय ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ब्रेक करते। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपके पास ब्रेक हो गया तो इस बात का मतलब ये है कि अब ये जो है दूसरे मॉलिक्यूल पर रेजिस्टेंस जो है कम लगाएगा, मतलब रेजिस्टेंस कम अपर करेगा। तो इस वजह से डिटर्जेंट डालने से वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिक्रीज करता है, तो इसका विस्कोसिटी अब डिक्रीज हो गया। तो विस्कोसिटी किसी लिक्विड का आप डिक्रीज भी कर सकते हो, इंक्रीज भी कर सकते हो, ठीक है, आप सब कुछ कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया ना कि बचपन में आप सब कुछ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो ना कि मैं नोबेल प्राइज गेन करूं, तो आप नोबेल प्राइज भी गेन कर सकते हो। विस्कोसिटी आपने लोअर कर दिया यार, कमाल कर दिया, साइंटिस्ट है ना। मैं तो फ्री में आपको साइंटिस्ट नहीं बोल रहा हूं, आप वाकई साइंटिस्ट हो यार, ठीक है, साइंटिस्ट हो, वेरी गुड, शाबाश। तो किसी चीज का विस्कोसिटी आप डिक्रीज भी कर सकते हो, इंक्रीज भी कर सकते हो, आप पर डिपेंड करता है। मेरी विस्कोसिटी मेरी मर्जी, ठीक है। अब इसके अलावा देखो कुछ की पॉइंट्स अपने पास नोट कर लें, की पॉइंट्स। और की पॉइंट्स क्या है, देखो विस्कोसिटी आपके पास जो है ये तो मुझे पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के, एक बात। दूसरा, विस्कोसिटी जिस लिक्विड का ज्यादा है तो वो टेम्परेचर के साथ डिक्रीज हो सकता है, डिक्रीज होता है। तीसरी बात, विस्कोसिटी एक लिक्विड का ज्यादा हो सकता है अगर साइज ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा। ये बातें मैंने की है, लेकिन मैं इसके साथ कुछ और ऐड करना चाहता हूं। 4 नंबर, विस्कोसिटी एक लिक्विड का ज्यादा हो सकता है अगर इसका शेप इर्रेगुलर, मतलब मोर इर्रेगुलर शेप बनता है, इर्रेगुलर शेप बनता है, ठीक है। पांचवी बात, विस्कोसिटी एक लिक्विड का ज्यादा है तो इस बात का मतलब ये कि इस लिक्विड का सरफेस टेंशन भी ज्यादा है। छठी बात, विस्कोसिटी एक लिक्विड का ज्यादा है तो इस बात का मतलब ये है कि इसका इवापोरेशन कम होगा, ठीक है। विस्कोसिटी एक लिक्विड का ज्यादा है तो इस बात का मतलब ये है कि इसका जो है क्या बोलते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये नोट करें कि नॉट नेसेसरी नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ आपने नोट करना है इसमें, क्योंकि इसमें डिफरेंट केसेस पॉसिबल है। अगर ये याद ना करो तो ना करो, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादातर ये हो सकते हैं। विस्कोसिटी एक लिक्विड का ज्यादा है तो इसके वेपर्स कम बनेगा, तो कम बनेगा, इसका वेपर प्रेशर कम होगा, तो वेपर प्रेशर कम होगा। ये सब आपने याद करना है, ये भी, ये भी, ये भी, ये सब आपने याद करना है। जब मैं राजा बनूंगा तो मैं सब याद करूंगा, अब आप राजा हो तो आप याद करेंगे, ठीक है। ये सब आपने याद करना है। विस्कोसिटी जिस लिक्विड का ज्यादा, उसका ये होता है, ठीक है। अब इस पर अगर आप एमसीक्यूज ऐसा कर ले, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव मोर विस्कोसिटी, विस्कोसिटी किसका ज्यादा होगा, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि सरफेस टेंशन में मैंने जो एमसीक्यूज किए थे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव मोर सरफेस टेंशन लिक्विड, तो उसका विस्कोसिटी भी ज्यादा होगा। तो सरफेस टेंशन वाला लेक्चर मुलाहिजा करें, ठीक है, वो देख ले, समझ आएगा यार, कोई बात नहीं। जिस लिक्विड का सरफेस टेंशन ज्यादा, उसका विस्कोसिटी भी ज्यादा। जिस लिक्विड का विस्कोसिटी ज्यादा, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी ज्यादा होता है।
अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मैंने एक एक में एक्सप्लेन किए थे कि डायपोल डायपोल फोर्सेस कब स्ट्रांगर होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड कब स्ट्रांगर होंगे, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस कब स्ट्रांगर होंगे। तो स्ट्रांगर को देखो तो उसमें उसका विस्कोसिटी जो है ज्यादा होता है। ठीक है, यहां तक कंसेप्ट समझ में आया? बोलो समझ में आया? तो ये कंसेप्ट आपने समझना है कि यूनिट विस्कोसिटी क्या है, किस पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड नहीं करता। यहां तक समझ में आए? बोलो समझ में आए? इसमें कुछ भी नहीं है विस्कोसिटी में, सिंपल सी बात है। जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा उसका विस्कोसिटी ज्यादा, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम उसका विस्कोसिटी कम, जिसका साइज ज्यादा उसका विस्कोसिटी ज्यादा, जिसका शेप इर्रेगुलर उसका विस्कोसिटी ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है। ये कंसेप्ट समझ में आया? बोलो समझ में आए? तो विस्कोसिटी का कंसेप्ट यहां पर खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे कि एनर्जी पेस चेंज क्या होता है, सब्लिमेशन, डिपोजिशन। मैं आपको एक बात बताऊं, देखो आपको पता है कि जब लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं तो इसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जब वेपर्स दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। वेरी गुड। जब सॉलिड डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। जब वेपर डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? नहीं पता ना? बताएंगे। देखो हम बताएंगे कि हमारे पास मोलर हीट सब्लिमेशन क्या होता है, मोलर हीट वेपोराइजेशन क्या होता है, और पेस चेंज क्या होता है, एनर्जी पेस चेंज क्या होता है, किस मॉलिक्यूल का सब्लिमेशन ज्यादा होगा, पोलर का या नॉन पोलर का। ये सब कंसेप्ट के हवाले से हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। इंतहाई इंटरेस्टिंग है, आप जरूर वॉच करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। एक बात बताओ मोटिवेशन के लिए, बताओ। देखो मेहनत नहीं है, ये मेहनत ये कभी भी इंसान का ज़िया नहीं हो सकता, ये बात याद रखो। अभी जो आप मेहनत कर रहे हैं ना, ये आपका ज़िया नहीं होता, ज़ाया नहीं होता, याद रखो। ये छोटे छोटे जो लकीर है, छोटे छोटे कतरे, ये कंबाइन होते, फिर आपको पता चलता है कि यार देखो इसकी वजह से मुझे इतना सक्सेस मिला है। बस करते रहो यार, करते रहो, मेहनत करते रहो, अपना टाइम वेस्ट ना करो। हाँ एंजॉय भी करो, ऐसा नहीं, मैं नहीं ऐसा बोलता कि फेसबुक ना करो, टिकटॉक ना करो, यूट्यूब ना करो, कर लो, लेकिन टाइम ज़ाया मत करो। एंजॉय के लिए टाइम को रिफ्रेशमेंट के खातिर गुजार लो। मतलब आप स्टडी कर रहे हो, फिर आप बोर हो जाओ तो फिर जाओ क्रिकेट खेलो लो, फेसबुक देखो, ताकि आपको पता चलता है कि मैं रिफ्रेशमेंट के लिए कर रहा हूँ। तो रिफ्रेशमेंट के लिए ये चीज़ें कर लो। ऐसा नहीं कि आप सारा दिन इसमें बिजी रहते हो और फिर रिफ्रेशमेंट के लिए आप बुक खोलते हो, ऐसा नहीं यार। रिफ्रेशमेंट के लिए ये चीज़ें करो। मुझे पक्का यकीन है कि एक दिन ज़रूर आप कामयाब बनोगे, और जिस दिन आप कामयाब बन जाओगे ना, उस वक्त मुझे मैसेज करना कि सर आपकी वजह से मैं कामयाब बना। मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलते हैं उन बातों से यार। मैं आपके लिए मोटिवेशन, आप मेरे लिए मोटिवेशन। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।